Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है बायोलॉजी की ब्रांचेस में जो आज हम पहले ब्रांच पढ़ेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसका मतलब ये है कि हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। यह मॉलिक्यूलर लेवल क्या है इसके बारे में तस्करा हमारा होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है। जैसे हम समझते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने लगे या हम एक ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट के बारे में पढ़ने लगे। वो पार्ट उसका सेल हो सकता है या वो पार्ट उसका ऑर्गेनेली हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इस अंदाज में कि हम ये देखें कि ऑर्गेनिज्म के जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे काम करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कैसे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो मॉलिक्यूल कैसे फंक्शन कर कर किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है। मतलब हम ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म में ये देखेंगे कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं। हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लें, अगर जैसे हमारे पास एक यूग्लिना है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा यूग्लिना है। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और इसके पास एक फ्लैजेला भी है। अब बात यह है कि अगर ये बॉडी रखता है तो इसमें ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ज़्यादा काम के काबिल हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल को या क्लोरोफिल बतौर एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये सोचें कि हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है, जैसे मिसाल के तौर पर वायरस। अब ये वायरस क्या कर रहा है? वायरस भी एक शक्ल और सूरत रखता है, स्ट्रक्चर रखता है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम इसको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। बहरहाल वो एक डिस्कशन है, उसको हम बाद में करेंगे। तो बात, क्योंकि ये ना ए सेलुलर है, ये एक कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल नहीं है। इसमें भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल इसमें एक डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है और वो भी एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फंक्शन जो होगा वो असल में इस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर फंक्शन को भी डिस्क्राइब करेगा। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि किस तरीके से हम एक मॉलिक्यूलर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टमक है, ये एक क्या है, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। या हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ और है, जैसे मिसाल के तौर पर चाहे आपके पास क्या हो, लंग्स हो या एक मुकम्मल स्ट्रक्चर जो एक स्टमक है। अब बात यह है कि इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं और ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इनके अंदर सिमिलैरिटी भी होगी। मतलब दोनों बातें होती हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं किसी भी बॉडी को, किसी बॉडी पार्ट को, किसी ऑर्गन को, किसी ऑर्गेनेली को वगैरह। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द study of organism, its structure, its function at molecular level। ये हमारे पास हमारी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया था कि बायोलॉजी क्या है और कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस भी वहाँ पर डिस्क्राइब की थी। तो आज की जो हमारी ब्रांचेस हैं उसी का सिलसिला है। तो कुछ ब्रांचेस पहले ही डिस्क्राइब हो चुकी हैं और कुछ ब्रांचेस अब हम डिस्क्राइब करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है इसमें एक्चुअली एनवायरमेंट और ह्यूमन का रिलेशनशिप है। मतलब ये एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ह्यूमन।
यानी इंसान, और ये एक सेंट्रल पोजीशन पर है एनवायरमेंटल रिलेशनशिप्स के साथ। क्योंकि अगर हम बात करें तो ह्यूमंस ने बहुत सारे फायदे भी किए हैं और अपने एनवायरमेंट को नुकसान भी दिया है। जो बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करूंगा तो मैं कहूँगा, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज लगी हैं, और इंडस्ट्रीज से क्या निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ही बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा है खुद ह्यूमन हेल्थ पर। और इसी तरह से यही इंडस्ट्रीज जो हैं ये ह्यूमन को बहुत सारे क्या दे रही है, एडवांटेज भी दे रही है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप। तो हम इसी तरह एक बात और समझते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि ह्यूमन के इर्द गिर्द एक बहुत ही अहम चीज है, दैट इज कॉल्ड प्लांट। और प्लांट बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता क्या है, क्लोरोफिल, एक अहम तरीन मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने यहाँ पर ही पढ़ा है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब सूरज से लेते हैं रोशनी तो उसकी मदद से क्या बनाते हैं, खुराक। यानी जब वो रोशनी प्लांट पर पड़ती है तो उसके बदले में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड। और ये फूड कौन लेता है, ह्यूमन। लेकिन इसी के साथ साथ इंसान ने एक और काम भी शुरू किया कि चूंकि उसकी ज़रूरियात बढ़ती गई हैं तो उसने दरख्तों को काट कर वहाँ पर क्या उगाना शुरू कर दिया, फसलें उगाना शुरू कर दी, जो उसको अजनास देती हैं, गंदम, चावल वगैरह। और इसके अंदर क्या डालना शुरू कर दिया, इसके अंदर डाली खाद और बहुत सारी इंपॉर्टेंट किस्म के केमिकल्स। ठीक है, यानी आप मान लें कि वो फर्टिलाइजर तो हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, विडिसाइड्स हैं, जर्मीसाइड्स हैं वगैरह वगैरह। तो हम बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी डालते हैं। और दोस्त कीड़े हैं, ठीक है ना, यानी जैसे आपने पढ़ा था फार्मर फ्रेंड कभी, ठीक है ना, जो कि केंचुआ होता है। तो बात यहाँ पर यह है, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं, तो बात यहाँ पर यह है कि उनको भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन की वजह से पैदा होने वाली ये जो पेस्टिसाइड्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक कोशिश की है कि एक रिलेशनशिप बनाया जाए, और इस रिलेशनशिप से हम समझ सकें कि ह्यूमंस, स्पेशली ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से उसके एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, और वो चेंज्ड एनवायरनमेंट किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर या ह्यूमंस पर खुद भी असरअंदाज हो रहा है। तो जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें भी खुद इंसान का किरदार काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल है वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो हमने यहाँ पर इतनी सी बात सीखी कि एनवायरमेंटल जो बायोलॉजी है वो बेसिकली घूमती है किसके गिर्द, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के गिर्द, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट पर असरअंदाज हो रही हैं, और फिर उसके बदले में जो एनवायरनमेंट है वो कैसे ह्यूमन पर असरअंदाज हो रहा है। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच। जो हमारी अब नेक्स्ट ब्रांच है, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बहुत ही अहम ब्रांच है। एक्चुअली यहाँ पर एक ब्रांच का और जिक्र मैं कर देता हूँ, और वो है साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी है उसमें हम जिक्र करते हैं किसका, सेल का, कि सेल कैसे हैं, सेल कैसे काम करते हैं, सेल कैसे बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम सेल्स पर थोड़ा सा और ध्यान दें और अब हम ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, मतलब हम ग्रुप ऑफ सेल्स को पढ़ें। भाई ग्रुप ऑफ सेल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि ग्रुप ऑफ सेल्स एक्चुअली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। यानी ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनको अकेले सेल या इंडिविजुअल सेल परफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे ना हो जाएं और फिर काम करें। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मजदूर या एक मिस्त्री काफ़ी नहीं होते, यानी सिर्फ मिस्त्री या सिर्फ मजदूर या किसी भी बड़े कामों करने के लिए अकेला काफ़ी नहीं होता। तो फिर क्या होता है, काफ़ी लोग मिलकर ग्रुप्स की शक्ल में, टीम की शक्ल में काम करते हैं। तो इसी तरह सेल्स भी अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन वो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो मिलकर परफॉर्म करते हैं। और जब सेल्स आपस में मिलकर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बनाकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर हम उन ग्रुप ऑफ सेल्स को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्लांट्स में पढ़ेंगे तो आपके पास जाइलम,
नजर आएगा लिखा हुआ, जाइलम, फ्लोएम, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और टिश्यू भी कहलाते हैं। तो यानी जाइलम, फ्लोएम आपने प्लांट्स में पढ़े। इसी तरह एनिमल्स में भी कुछ नाम आएंगे जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपिथेलियम भी एक टिश्यू है जो कि समझ लीजिए आपकी खाल है, आपकी स्किन है। तो स्किन एक सेल नहीं बना सकता, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्किन बना सकते हैं, या स्किन का कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको आप कह सकें टिश्यू। और इस तरह टिश्यू भी आपस में मिलकर फिर कुछ और बड़े फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो बनाते हैं एक ऑर्गन। बहरहाल वो हम सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको हम ये बात कहें कि जो स्टमक है इसके अंदर, जैसे ह्यूमन स्टमक है, इस स्टमक के अंदर काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं जो कि पैदा करते हैं कुछ जूसेस, जिसको आप बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जो जूसेस होते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यू से पैदा होते हैं। तो जूस पैदा करना एक फंक्शन हुआ और इसको परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, टिश्यू। तो टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये था आपके पास एक सिंपल सा नॉलेज कि वो स्टडी जिसमें आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे बनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो नेक्स्ट बात है वो हमारे पास आ रही है एवोल्यूशन, कि भाई एवोल्यूशन क्या होता है या एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो नाम से भी शो हो रहा है एवोल्यूशन, यानी इर्तका, वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियां, यानी कुछ तब्दीलियां ड्रास्टिक होती हैं, उसको हम एवोल्यूशन नहीं मानते, वो कहलाती है म्यूटेशन। यानी जो वक्त के मुख्तसर अरसे में हो वो तो हो गई क्या, म्यूटेशन। इसको आप साइड पर करेंगे। जो हम यहाँ पढ़ने लगेंगे वो ये होगा कि किस तरह से हजारों लाखों साल पहले की जो एनवायरनमेंट थे या ऑर्गेनिजम्स थे वो किस तरह से तब्दील होते होते आखिरकार अब नए जानदारों में तब्दील हो गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता था कि सबसे पहले इस ज़मीन पर पानी ही पानी था, तो जो जानदार बसते थे वो थे फिश। फिर फिश से एम्फीबियंस में तब्दीली हुई, यानी फिश में से कुछ नस्लों ने एम्फीबियन का रूप धारा और फिर उनमें से कुछ ने रेप्टाइल्स का, और रेप्टाइल्स फिर तब्दील हो गए बर्ड्स और मैमल्स में, जो आज के दौर में आपको बड़े बड़े शक्ल सूरत में देखते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे पास मुख्तलिफ जानदारों का एक मुकम्मल इर्तका है, यानी द चेंजेस विच टेक्स प्लेस विद अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम called evolution। तो अगर कोई तारीफ करेगा तो कैसे करेगा, evolution is a branch of biology which deals with the study of evolution of organisms। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जेनेटिक्स, यानी हम जेनेटिक्स के बारे में ये बात जानते हैं कि इसका ताल्लुक किससे है, जीन्स से। और जीन्स क्या हैं, जीन्स इस तरह के समझ लीजिए एक तरह की आपकी पॉकेट है जिसके अंदर कुछ खसूसियात रखी हुई हैं, और ये पॉकेट यहाँ से कहीं और चली जाती है खसूसियात को या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को उठाकर। तो ये कैसे जाती है, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, वो एक स्पेसिफिक क्या रखता है, ट्रेट्स। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि इसका एक कलर है, इसकी बॉडी का कलर मुख्तलिफ है इसके हेयर से, और वो मुख्तलिफ है किससे, आई से, और यानी हेयर, आई। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी के डिफरेंट और भी पिगमेंट्स हैं, तो मैंने सिर्फ एक ट्रेट का जिक्र किया है, दैट इज कॉल्ड कलर। तो ये जो कलर होता है हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। तो जब एक जानदार दूसरे नए जानदार को जन्म देता है तो क्या होता है, तो वो अपने इन ट्रेट्स को यहाँ मुंतकिल करता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि ये जो आपको कलर यानी हेयर कलर मिल रहा है वो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा हो, या आई कलर एग्जैक्टली ऐसा हो, या डिफरेंट बॉडी के पिगमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और ख़ासियत तक सेम भी। पर ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपको डेवलपमेंट दे रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म आपको जीन्स दे रहे हैं, वो जानदार किस किस्म के खसूसियात रखते हैं। तो यहाँ पर बड़ी अहम बात आपको मिली, वो क्या है, वो ये है कि जेनेटिक्स में एक्चुअली हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं और अपने साथ जो डिफरेंट ट्रेट्स, खसूसियात वगैरह हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, द जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स।
and their transmission from one organism or generation to the next generation. जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड ज़ूओजियोग्राफी। तो ज़ूओजियोग्राफी क्या है? देखिए नाम से भी कुछ जाहिर हो रहा है। वो कैसे? देखें, ज़ूओ मतलब एनिमल्स, जियो मतलब जमीन, ग्राफी मीन्स, ग्राफी को राइटिंग भी बोलते हैं, ग्राफी को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ग्राफ को कुछ बनाना भी कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो जानदार हैं स्पेशली एनिमल्स, वो ज़मीन पर कहाँ बने हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर रहते हैं, कितनी मिकदार में रहते हैं, यानी उनकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब इस ब्रांच में एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि जो ज़मीन के ऊपर डिफरेंट जानवर हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कितने कितने मिकदार में मौजूद हैं, ज़्यादा हैं, कम है, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर क्या सीखे कि ज़ूओजियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द लैंड। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आपको पहले बताया गया था पिछली वीडियो में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जब हमें पता नहीं थे, यानी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले, तो हमेशा कन्फ्यूजन रहती थी कि इंसान कभी बीमार हो जाता था पड़े पड़े या खड़े खड़े, और किसी भी वजह से कुछ ना कुछ एक नया जन्म देता था। चूँकि हमें कॉजेज़ पता नहीं थी तो शायद उस वक्त लोग यही समझते थे कि जादू है या कोई किसी किस्म की ऐसी हवा है जो इंसान को नुकसान देती है। लेकिन फिर हमने जब स्टडी स्टार्ट की, पता लगा, माइक्रोस्कोप आ गई कि कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि हमारी हेल्थ पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। तब क्या हुआ, फिर हमें पता लगा कि जर्म्स क्या होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनका वे ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो हमने सारा कुछ अभी डिस्कस किया है, ये जो स्टडी है, ये हम स्पेशल बायोलॉजी की ब्रांच में करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये सीखा है कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी। ये स्टडी किसकी है? ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनकी बॉडी का अपना स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, उनके होस्ट क्या है, उन्होंने कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करनी है। तो ये एक अहम बात है। और ये बात याद रहे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें माइक्रोजम सिर्फ डिजीज़ ही कॉज नहीं करते बल्कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं सम टाइम। ठीक है, तो बात यह है जैसे स्पेशली जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही अहम है इसके लिए, और कुछ हमारे पास ऐसे एल्गी और फंजाई भी हैं। तो एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी फंजाई यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होती है। तो हमारे पास वो एल्गी और फंजाई जो कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक है, वो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उसके मामले में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी डिजीज कॉजिंग, उनका बेनिफिशियल एस्पेक्ट, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है कि फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, वाटर पानी। ताज़ा पानी आमतौर पर हम उन पानियों को कहते हैं जो कि रिवर में होता है या फिर झीलों में, तालाबों में, खालों के अंदर, जोहड़ों के अंदर। ठीक है ना, तो यानी पॉन्ड्स वगैरह। तो बात यहाँ पर ये कि ये जो आपके पास ज़िंदगी है इस पानी में वो बहुत ही मुख्तलिफ है उस पानी से जिसको हम कहते हैं मैरीन वाटर या सी वाटर या आप कह लें ओशंस। तो जो मैरीन वाटर है उसके लिए हमें फिर एक नई बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड मैरीन वाटर बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, वो क्या है कि अगर हम बेसिक डिफरेंस का भी जिक्र करें, एक बहुत ही अहम डिस्कशन है यहाँ पर, और वो है इन दोनों के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट कंटेंट। अगर हम सॉल्ट का जिक्र करें तो जो ओशंस हैं या मैरीन वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, और कंसनट्रेटेड होने की वजह से वहाँ पर पाए जाने वाली जो फिश है, वहाँ पर पाए जाने वाले इवन के एल्गी है, फंजाई है, वो डिफरेंट होती है।
यानी उनकी मॉलिक्यूलर शेप्स डिफरेंट हो सकती है, उनकी जो क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, और उनके वहाँ पर सरवाइव करने के लिए जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इंतहाई हाइपरटोनिक है। तो बात यहाँ पर ये है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के एतबार से पढ़े जाने वाले जो जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो मुख्तलिफ हैं किससे, यहाँ पाए जाने वालों से। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी फिश होगी रिवर्स के अंदर, एल्गी फंजाई भी होंगे, लेकिन अगर हम फिश की ही बात करें तो उनकी नस्लें मुख्तलिफ होंगी, यहाँ पर डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट। तो आपको मैंने बात इतनी सी समझा दी है कि अगर फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं, जिंदगी है मतलब वहाँ पर, और इसी तरह से मैरीन वाटर में जो जिंदगी है ये थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए इनको दो अलग अलग ब्रांचेज में पढ़ा जाता है और अलग अलग स्टडी भी किया जाता है। तो ये हो गई आपके पास दो ब्रांचेस जो आपस में लिंक्ड भी हैं। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी असल में पैरासाइट्स का इल्म है, तो इसलिए इसे हमने बोला पैरासाइटोलॉजी। अब देखें यहाँ पर बड़ी अहम बात है कि पैरासाइट क्या होंगे। एक बात, ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं और क्या कहते हैं मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उनका मोड ऑफ ट्रांजिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है कि वो किसी भी जिस्म में जहां वो नुकसान करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर नुकसान करते हैं पैरासाइट्स, इनमें कोई बेनिफिशियरी नहीं होते, तो स्ट्रक्चर क्या है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बॉडी के अंदर, और उनका जो बीमारी फैलाने का तरीका है यानी वे ऑफ एक्शन क्या है, ये सब कुछ हमने वहाँ पर पढ़ना है। और जब ये बॉडी में दाखिल होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की और उसे नुकसान देते हैं तो हम उसे कहते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब ये है कि जो पैरासाइट होते हैं वो जिस बॉडी में दाखिल होते हैं उसे कहते हैं होस्ट, क्योंकि वो बॉडी में वो खाते हैं पीते हैं, तो वो बॉडी उनकी क्या बनाती है, होस्ट। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कितना ताकतवर है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सब कुछ जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी में। तो रिलेशनशिप जो है वो बड़ा अहम है कि भाई ये रिलेशनशिप, अगर वो रिलेशनशिप बहुत ताकतवर है, पैरासाइट आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, तो बीमारी काफ़ी लंबे अर्से तक जा सकती है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप तोड़कर हम किसी भी होस्ट को बीमार होने से बचा सकते हैं। अब हमारे पास जो नई ब्रांच आती है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी कोई छोटी ब्रांच नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी ही बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसको जब आप पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर बनते हैं। मतलब इसमें हमने ये देखना है कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी साइटोलॉजी क्या है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसमें उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। और ये सब चीज़ें जो अभी हमने पिछली ब्रांचेस में पढ़ी हैं, यानी उनको हमने इस तरह से समझने की कोशिश की है कि वहाँ कहा है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिज्म हमारा ह्यूमन हो तो हम ह्यूमन बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एनाटमी पढ़ रहे हैं और हम एनाटमी किस ऑर्गेनिज्म की पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। इस तरह इंसान से रिलेटेड हर एक पहलू, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर से है, चाहे उसके फंक्शन से है, चाहे उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज से है, चाहे उसकी एवोल्यूशन से है, उसकी जेनेटिक्स से है, ठीक है ना, उसकी इकोलॉजी से है। तो बात यह है कि कुछ भी ऐसा जो आप ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे तो आप ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़ रहे होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट बायोलॉजी है वो है सोशल बायोलॉजी। जैसे आप पढ़ते हो सोशल लाइफ होती है, सोशल मीडिया होता है, तो ये जो सोशल का लफ्ज़ है ये इंसान की माशरत से निकलता है, यानी माशरती उसके जितने भी पहलू हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, इंसान अकेला किसी एक जगह पे तो रहता नहीं है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके साथ उसके कुछ और बच्चे भी हैं, उसके साथ उसके और बड़े भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, और इसके साथ साथ हम मान लेते हैं कि हमसाए भी हैं। और इस तरीके से आप अगर गौर करते जाएं तो बेशुमार लोग हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं। इस तरह जो ह्यूमंस की एक ख़ास किस्म की क्या कहते हैं ग्रुप बन जाता है, या आप कह लीजिए कि एक कम्युनिटी बन जाती है। तो इस कम्युनिटी के अंदर उनका आपस में एक रिलेशनशिप है, मतलब इस जानदार का इस जानदार के साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है। तो जो एक रिलेशनशिप है
ह्यूमन बीइंग का आपस के अंदर वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एक्चुअली बिहेव करते हैं, जो बिहेवियर्स हैं उनको भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो रिलेशनशिप कम्युनिटी के अंदर डेवलप होते हैं और उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की वो है बायोटेक्नोलॉजी। जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है ये ब्रांच भी बहुत अहम है। क्योंकि देखें इसका जो असल मकसद है वो पता है क्या है। वो मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है और हमने क्या करना है, टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, ये फायदा देगी किसको, ह्यूमन बीइंग को। तो हमने ये देखना है कि हम ऐसी क्या चीज़ें बना सकते हैं जिसके ज़रिए से हम ह्यूमन को फ़ायदा दें, और अगर हम ये कर रहे हैं तो एक्चुअली हम बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी अहम बात है कि आपके जहन में अगर ये आ जाए कि भाई इस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक मोबाइल फ़ोन से है, टीवी से है या इस तरह के इक्विपमेंट से है, तो थोड़ा सा ज़रा इसे चेंज करें। हम जो टेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी लिविंग टेक्नोलॉजी होगी। अब लिविंग टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है भाई, से मुराद है बैक्टीरिया। जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया बहुत ही टेक्निकल चीज़ है वो कहेंगे वो कैसे, भाई देखें बैक्टीरिया क्या करता है, ये मिल्क को चेंज करता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर। और कर्ड कौन खाता है या किसका फ़ायदा होता है, ह्यूमंस का। इसी तरह से बैक्टीरिया क्या काम करता है, बैक्टीरिया आपके लिए बना के देता है डिफरेंट किस्म के केमिकल्स। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इंसुलिन की, यानी हम इंसुलिन तैयार कर सकते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काम आएगी। तो इंसुलिन भी आप ह्यूमन को फ़ायदा देने के लिए बना रहे हैं। इसी तरह से आपके पास ऐसे दोस्त कीड़े हैं, ठीक है, फॉर्मर फ्रेंड है, या आपके लिए कुछ नए किस्म के आपने ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप किए हैं जिनके ज़रिए से आप वो काम ले सकते हैं जो कुछ किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन को फ़ायदा अगर दे दें तो हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो हम क्या बात समझे कि बायो लाइफ टेक्नोलॉजी यानी ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल किया जाए और इस तरह से उससे इस्तेमाल किया जाए कि वो ह्यूमन को फ़ायदा भी दें। तो इस तरह अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। और इस तरीके से हमने इन जानदारों का, जो कि बैक्टीरिया जैसे मैंने आपसे कहा, को इतनी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्रीज बन गई हैं, कारखानों की तरह ये जानदार काम कर रहे हैं। हम इनकी कॉलोनीज बनाते हैं, उन कॉलोनीज से क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। डिफरेंट किस्म की हम मेडिसिन उनसे बना सकते हैं और डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के क्या कहते हैं फ़ायदे उठा सकते हैं वगैरह वगैरह। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।